एपिसोड 28। दोपहर धूप सहन में उतर रही थी, जहां आरेश संजीदगी से अपने सामने खड़े बदर साहिब की बातें सुन रहा था। सफीना बेगम ने बहारे को अभी भी अपने सीने से लगाया था। आरेश पापा, बदर साहिब की आवाज़ भर्राई थी। हमारे बहारे काफ़ी मासूम है, इसका दिल आईने की तरह साफ और पाक है। आपके साथ जो भी हुआ वो गलत था, लेकिन इसमें मेरी बच्ची का कसूर नहीं है, इसीलिए मेरी बच्ची को सज़ा मत दीजिएगा। ये बहुत नाजुक है, बात दिल पर ले तो तबीयत बिगड़ जाती है इसकी। मेरी बच्ची का ख्याल रखना। बदर साहब ने कांपते हाथों से आरेश के आगे हाथ जोड़े तो आरेश का दिल तड़प उठा था। इसने लपक कर इनके हाथ थाम लिए। वो अंदर से शर्मिंदगी की आग में जल रहा था, क्योंकि वो लोग इस बात से अनजान हैं कि कैसे उसने अनजाने में उनकी परी को मौत की दहलीज तक धकेल दिया था। अंकल, आप बड़े हैं, खुदा के लिए मुझे शर्मिंदा मत करें, आरेश ने उन्हें सहारा देते हुए कहा। आई प्रॉमिस, दौरानी मेंशन में बहारे को कोई तकलीफ नहीं होगी। शी विल बी फाइन, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। सवीना बेगम ने बहारे के सर पर बोसा दिया, हजारों हिदायत दी और दुआएं दी और इसे गाड़ी तक ले आई। बहारे एक बार फिर से अपने माँ बाप के गले लगी और नमी भरी आंखों से गाड़ी की पिछली सीट पर जा बैठी। आरेश ने फिलहाल कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, बस स्टीयरिंग व्हील पर हाथ घुमाता गाड़ी आगे ले गया। गाड़ी में अजीब सी खामोशी थी। बहारे पिछली सीट पर बैठी अपनी उंगलियों को मसल रही थी। अचानक उसकी नज़र फ्रंट मिरर पर पड़ी और वहां से सीधा आरेश की हेजल ब्लू आंखों से टकराई जो इसी को घूर रही थी। बहारे का चेहरा फौरन से सुर्ख हो गया। उसने जल्दी से निगाहें झुकाई। कुछ देर के बाद गाड़ी अचानक से सड़क के किनारे रुक गई। बहारे हैरानगी से इधर उधर देखने लगी। आगे आकर बैठो, आरेश की संजीदा आवाज़ गूंजी। मैं यहीं ठीक हूँ, वो धीमी सी आवाज़ में बोली। आरेश ने रेयर मिरर से इसकी जानिब देखा। मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, फौरन से आगे आओ। उसकी आवाज़ में हल्का सा हुक्म था। बहारे और ज़्यादा सिमट गई। नहीं, उसने मुश्किल से कहा। आरेश ने सीट से टेक लगाई और इसे मिरर में देखा। तुम खुद आ रही हो या मैं गाड़ी से निकल कर तुम्हें उठा कर बैठाऊं? बहारे हनूज वहीं बैठी रही। उसे लगा आरेश सिर्फ डरा रहा है, जबकि आरेश ने मुस्कुराकर अपना मास्क पहना, कैप लगाई और गाड़ी का दरवाज़ा खोला। जैसे ही वो इसकी साइड का दरवाज़ा खोलने के लिए आया, बहारे की जान निकल गई। वो तेजी से दूसरी जानिब का दरवाज़ा खोलकर भागी और एक पल में फ्रंट सीट पर दाखिल हो गई। इसकी रफ्तार देखकर आरेश को बेसाख्ता हंसी आई। वो सर झटकता अपनी साइड से आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मास्क और कैप उतार कर इसने एक नज़र इसको देखा। बहारे बिल्कुल खिड़की से लग कर बैठी थी, जैसे इसमें समाज जाना चाहती हो। वैसे इतना शर्माना और घबराने की क्या ज़रूरत है? आरेश ने स्टेयरिंग घुमाते शरारत से कहा। मैंने आगे बैठने को कहा था, अपनी गोद में थोड़ी ना बैठने को कहा था। बहारे का चेहरा इस जुमले पर ऐसा लाल हुआ जैसे टमाटर हो। इसने मजीद अपना रुख खिड़की की जानिब किया ताकि आरेश उसकी हालत नहीं देख सके। आरेश उसकी मासूमियत से लुत्फानंदोज होता गाड़ी की रफ्तार बढ़ा चुका था। गाड़ी जैसे ही दौरानी मेंशन के दरवाजे में रुकी, गार्ड ने फौरन से दरवाज़ा खोल दिया। आरेश ने गाड़ी से उतरने से पहले चाबी एक गार्ड की जानिब आरिश ने गाड़ी से उतरते ही चाबी एक गार्ड की जानिब उछाली और फिर निगाहें बहारे पर डाली, जो तनी गर्दन के साथ बिना इधर उधर देखे सीधा अंदर की जानिब बढ़ रही थी। उसके कदम तेज थे, जैसे वो जल्द अज जल्द अपने कमरे तक पहुंच जाना चाहती हो। आरिश भी खामोशी से उसके पीछे चलने लगा। जैसे ही बहारे ने लाउंज में कदम रखा, उसकी निगाहें सामने बैठी नीना पर पड़ी। जैसे ही बहारे ने लाउंज में कदम रखा, फिजा में मौजूद तलखी ने इसका इस्तकबाल किया। सामने सोफे पर हानिया बेगम बैठी थी और इनके करीब ही नीना रोने वाली शक्ल बनाए ना जाने कौन सी नई दास्तान सुना रही थी। लाउंज में किसी की आहट महसूस करते दोनों की निगाहें दरवाजे की जानिब उठी और फिर नीना और बहारे की आंखें एक दूसरे से टकराई थी। एक पल के लिए पूरा माहौल जैसे जम गया था। बहारे का चेहरा सख्त हुआ। नीना ज्यादा देर इसकी आंखों में नहीं देख पाई और फौरन से निगाहें झुका ली। जबकि बहारे को फिर से इस घर में देखकर हानिया का अंदर जबकि बहारे को फिर से इस घर में देखकर हानिया के अंदर का गुस्सा एक बार फिर से उबल उठा था, मगर इस बार वो खामोश रही। अब वो मजीद आरेश और अर्जल की निगाहों में नहीं गिरना चाहती थी। उसे हर हाल में दोनों का भरोसा दोबारा जीतना था। आरेश, जो बहारे के बिल्कुल पीछे था, इसे एक जगह यूं रुकते देखकर फौरन से इसके करीब आया, मगर अगले ही पल वो हुआ जिसका इसने दूर दूर तक सोचा भी नहीं था। बहारे ने अचानक से इसका हाथ मजबूती से थामा और इसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाई। आरेश का दिल एक पल के लिए धड़क गया था। वो हैरानगी से बहारे की जानिब देखने लगा। उसके हाथ हल्के हल्के लरज रहे थे, सांसें भी कुछ उलझी हुई थी। आरेश को पहले लगा शायद वो हानिया की वजह से नर्वस है, लेकिन जब इसने सामने देखा तो नीना की निगाहें सीधा इन दोनों के जुड़े हुए हाथों पर जमी थी। आरेश ने धीरे से सर्द सांस खींची।
मगर इसने अपना हाथ बहारे की गिरफ्त से नहीं निकाला। नीना जल्दी जल्दी उन दोनों की जानिब बढ़ी। आरेश, तुम कहाँ थे? उसकी आवाज़ में बेचैनी थी। मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल्स की हैं। तुम्हें पता है आपी के साथ क्या हुआ? उनके पाँव में गोली लगी है। और नीना रिलैक्स, आरेश ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उसका लहजा ज़्यादा सख्त नहीं था मगर साफ था। मैं अभी आता हूँ, ये कहते हुए उसने बहारे का हाथ हनूज वैसे ही थामे रखा और इसे साथ लिए सीढ़ियों की जानिब कदम बढ़ा दिए। पीछे खड़ी नीना बस इन दोनों को जाते हुए देख रही थी। हेजन ने अचानक से कहका लगाया और पेट पर हाथ रखकर जोर जोर से हंसती नीचे बैठ गई। मजाक अच्छा कर लेते हैं सर आप, लेकिन आज तो अप्रैल फूल नहीं है फिर। मैं सीरियस हूँ। अर्जल की संजीदा आवाज़ पर इसकी हंसी को फौरन से ब्रेक लगा था। अर्जल एक घुटना मोड़े इसके सामने बैठा और थोड़ा करीब आता इसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, क्या मेरी बातें आपको मजाक लगती हैं मिस हेजन? इसे इतने करीब देखकर हेजन का दिल जोर से धड़का। इसका मन किया दीवार में घुस जाए। सर आप मुझे डरा रहे हैं। उसकी शक्ल बिल्कुल रोने वाली हो गई थी और इसकी वो रोंदू शक्ल देखकर अर्जल की आंखें हैरत से फटी थी। लड़कियां इसके इशारे पर शादी करने को तैयार हो जाती थी और यहाँ वो खुद प्रपोज कर रहा था और सामने वाली को रोना रहा था। एक पल को इसे खुद पर शक होने लगा। क्या मैं इतना खौफनाक हूँ? उसने दिल ही दिल में सोचा। मिस हेजन, वो इसे दो टोक अंदाज में बोला, मैं बिल्कुल संजीदा हूँ। क्या आप मुझसे अभी और इसी वक्त निकाह कर सकती हैं? सर लेकिन आप तो पहले से इंगेज हैं। हेजन डरते डरते अपना जुमला पूरा करने ही वाली थी कि अर्जल गहरी सांस लेकर इसके बराबर में आ बैठा। हेजन थोड़ा सा खिसक कर दूर हुई और टुकर टुकर उसको देखने लगी। मेरी इंगेजमेंट टूट चुकी है मिस हेजन। वो सामने गैर मुरवई नुक्ते को देखते हुए बोला था। पता है किसकी वजह से टूटी? हेजन ने नफी में सर हिलाया। इंगेजमेंट टूटी नहीं थी, वो तल्खी से बोला, मेरी मॉम ने जानबूझकर तोड़वाई है। हेजन को इस वक्त वो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ लगा था। जानती है मिस हेजन, मेरी मॉम बचपन से मेरे लिए बहुत पॉजेसिव थी। इतनी पॉजेसिव कि अगर मैं ज़्यादा देर अपने चची के पास रह लेता था जो कि उनकी सगी बहन है तो भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। वो धीरे धीरे बोलता गया। जब मैं स्टडीज़ के लिए लंदन जा रहा था तो मेरे साथ आने पर तैयार हो गई थी। हरीश को कोई मसला नहीं था लेकिन अनुरल बहुत रोई थी। उसने मॉम को रोकने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि उसकी तबीयत भी ख़राब हो गई। लेकिन मेरा जाना ज़रूरी था और मॉम मुझसे दूर रहने को तैयार नहीं थी। उसने थकी हुई सांस छोड़ी। पता नहीं डैड ने नूरा को क्या समझाया या फिर वो खुद समझ गई। उसने फिर मॉम को नहीं रोका। अर्जल की आंखों में दर्द भरने लगा। उस वक्त मुझे एहसास नहीं हुआ कि मॉम मेरे लिए नूरा के जज्बात के साथ ज्यादती कर रही हैं। हेजन खामोशी से उनकी बातें सुनती रही। फिर मेरा बर्थडे आया। उसके होंठों पर बेजान से मुस्कुराहट आई। सब मेरे लिए गिफ्ट लाए। महानूर ने मेरे लिए अपनी पसंद की शर्ट लाई और मॉम मेरे लिए ब्रांडेड 3 पीस सूट। उसने सर्द हंसी हंसी। महानूर ने पहली बार मुझे इतने प्यार से कुछ दिया था इसलिए मैं वो पहनना चाहता था, लेकिन मॉम नाराज़ हो गई, जिद करने लगी, खुद को रूम में बंद कर लिया। हेजन का दिल अजीब सब भरने लगा। आखिर मुझे वही सूट पहनना पड़ा जो मॉम लाई थी। तब जाकर वो मानी। वो कुछ पल को चुप हुआ, फिर धीरे से बोला, दूसरे दिन महानूर की दी शर्ट मुझे कहीं भी नहीं मिली। उसकी आंखों में अब खुली नफरत थी। तब भी मैंने ज़्यादा नहीं सोचा क्योंकि मॉम का पॉजेसिव होना मेरे लिए नॉर्मल था। उसका जबड़ा तन गया, लेकिन कल मुझे उनका असली चेहरा नजर आया। कैसे अपनी अना, अपने स्टेटस और हाई क्लास सोसाइटी के लिए वो एक मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने चली गई। अर्जल ने बेदर्दी से अपने आंसू रगड़े। कैसे अपने ही हाथों अपने बेटे की खुशियों को खा गई। हेजन तड़प कर इसके कंधे पर हाथ रख गई थी। सर, इसने धीरे से इसके कंधे को दबाया। अर्जल धीरे धीरे इसे सब कुछ बताता गया और सब सुनने के बाद हेजन के जहन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या माँ ऐसी भी होती है? मुझे अपनी मॉम पर बहुत मान था मिस हेजन। उसकी आवाज़ भर्रा गई। मैं इनसे इतनी मोहब्बत करता था कि जो भी कहती थी मैं आंख बंद करके मान लेता था। उसने कड़वी हंसी हंसी। और वही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। हेजन की आंखों में फिर से नमी आई। उन्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है मिस हेजन। उसने सीधा उसकी जानिब देखा। उन्हें सिर्फ अपने स्टेटस और पैसों से मोहब्बत है। उसकी आइस ब्लू आंखों में वहशत भरने लगी। अगर मानूर की जगह ज़ारा होती तो मॉम खुशी खुशी उसका दिया हुआ शर्ट मुझे पहनने को कहती। उसकी मुठियाँ भींच गई। मोहब्बत होती तो मेरी खुशियों को अपनी अना पर तरजीह देती। हेजन को इन पर अफसोस हुआ था। उसके भाई की बात याद आई। अमीर लोगों के रिश्ते ज़्यादातर खोखले होते हैं, दुनिया को कुछ और दिखाते हैं और अंदर कुछ और होते हैं। इसलिए
अर्जल की आवाज़ सख्त हुई। अब मैं मज़ीद उनकी मनमानी नहीं मानूंगा। उसने हेज़न के कंधे पर हाथ रखा और इसका हाथ अचानक पकड़ लिया। हेज़न के दिल की रफ्तार तेज़ हुई। जिस दिन के लिए इतनी तबाही मचाई गई, उसकी आंखों में सर्दी उतर आई थी। अब वो शादी में अपनी अब वो शादी मैं अपनी मर्जी से करूंगा। मैं वो सब काम करूंगा जो मॉम को पसंद नहीं है, और यही उनकी सज़ा है। उसने उसके हाथों पर अपनी गिरफ्त मजबूत की थी। आप मुझसे निकाह करेंगे? हेज़न की सांसें उलझ गईं। सर, लेकिन अब तो सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं ना? इसने हिम्मत करके पूछा। क्या आप महानूर को वापस अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकते? ये सुनते ही अर्जल की आंखों में गहरा दर्द उभर आया था। मैं उसकी मोहब्बत के लायक नहीं हूँ मिस एजन। उसकी आवाज़ टूट गई। जब मुझे पता चला कि वो शादी से भाग गई है, तो आम मर्दों की तरह मैं भी मॉम की बातों में आ गया। उसने अपने सीने पर मुक्का मारा। मैंने उस पर शक किया, उससे नफरत करने लगा। हेजन की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन वो मुझ पर यकीन करती रही। अर्जल की आवाज़ भर्रा गई। अगर मैं उसे सच में मोहब्बत करता तो शक करने के बजाय उसे ढूंढता, कयामत टूटने से पहले उसके पास पहुंचता। उसने आंसू उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन मैं ऐसा नहीं था। वो जोर जोर से अपने सीने पर मुक्के मारने लगा। हेजन की हालत देख हेजन उसकी हालत देखकर टूट रही थी। सर, उसका भाई सही कहता है, अर्जल धीरे से बोला। मैं उसके लायक नहीं हूँ। हेजन ने फौरन से इसका हाथ पकड़ा। मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ सर, वो रोते हुए बोली। अर्जल एकदम से चुप हुआ। सर, इसमें आपकी गलती नहीं है। हेजन ने आंसू साफ किए। आपकी जगह कोई भी होता तो अपनी माँ की बातों में आ जाता। हम कब सोचते हैं कि जिन लोगों पर हम आंख बंद करके यकीन करते हैं, वही हमारी पीठ में खंजर घोंप देंगे। अर्जल ने खामोशी से इसको देखा। मिस हेजन, आर यू श्योर? वो धीरे से बोला। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई और है तो बता दें। अस्तगफिरुल्लाह, हेजन तड़प कर बोली। मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है सर। अर्जल ने धीरे से सर हिलाया। फिक्र मत कीजिए, वो संजीदगी से बोला। ये निकाह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी, जब तक मेरी मॉम सुधर नहीं जाती। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? ये लफ्ज़ सुनते हेजल के दिल के टुकड़े हुए थे। उसे लगा था शायद अर्जल वाकई उसे पसंद करने लगा है, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा था। वो सिर्फ अपनी माँ को तकलीफ देने के लिए उससे शादी करना चाहता था। मैं आपको कभी फोर्स नहीं करूँगा, अर्जल बोलता चला गया, और जब चाहें आप ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर सकती हैं। हेजन कुछ खामोश रही। अगर उसने मना कर दिया तो अर्जल किसी और को ढूंढेगा, और उसे किसी और के साथ सोचकर उसका दिल फटने लगा। क्या पता, उसने दिल ही दिल में सोचा, इसी कॉन्ट्रैक्ट के बीच कभी सच में इस अकड़ू अंटार्कटिका को मुझसे मोहब्बत हो जाए। वो हल्का सा मुस्कुराई, और अगले ही पल कुछ याद आते इसकी मुस्कुराहट बुझ गई थी। क्या हुआ मिस हेजन? कुछ नहीं सर, वो बमुश्किल आंसुओं को पीछे धकेलती धीरे से बोली। मैं तैयार हूँ। अर्जुल के चेहरे पर पहली बार सुकून नजर आया था। थैंक यू सो मच, वो बेख्तियार इसके दोनों हाथों को पकड़कर बोला। लेकिन मिस हेजन, आप मेरे लिए इतना बड़ा कदम क्यों उठा रही हैं? आखिर को वो बिजनेसमैन था, जानता था कि बिना फायदे के कोई भी डील साइन नहीं होती। हेजन ने निगाहें झुकाई। सर, मेरा भी एक ज़ाती मसला है जो मैं फ़िलहाल आपको नहीं बता सकती, वो धीरे से बोली। आप बस इतना समझ लें, इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से मुझे भी फ़ायदा है। अर्जुल उसकी आंखों में कुछ ढूंढने लगा। और अगर आपको मुझ पर किसी किस्म का शक है तो बस। अर्जुल ने उसकी बात काटी। फिर अपना मोबाइल निकाला और किसी का नंबर डायल किया। मौलवी साहब को लेकर मेरे फार्म हाउस पहुंचा। तुर्की की सर्द सुबह अपनी पूरी खूबसूरती के साथ ज़मीन पर उतर चुकी थी। दूर दूर तक फैली पहाड़ियों पर हल्की धुंध तैर रही थी, जबकि आसमान पर सूरज की नरम सुनहरी रोशनी धीरे धीरे उभर रही थी। हवा में समंदर की नमी और पाइन ट्रीज की खुशबू घुली हुई थी। कयान का मेंशन शहर के शोर शराबे से दूर एक ऊंची पहाड़ी पर बना था। काले और डार्क ब्राउन स्टोन से वो आलीशान मेंशन किसी रॉयल फोर्स टेरेस जैसा लगता था फोर्ट्रेस जैसा लगता था। मेंशन के गिर्द लंबे साइपर्स ट्रीज थे, और इंटर्न्स तक जाने वाली रोड के दोनों अतराफ ब्लैक लैंप्स लगे थे जो रात में जगमगाते होंगे। मेंशन के पीछे बहुत बड़ा ट्रेनिंग एरिया था। वहाँ मॉडर्न शूटिंग रेंज, एरिना और ऑब्स्टेकल ग्राउंड बना था। एक साइड पर काले रंग की लग्जरी कार्स खड़ी थी, जबकि दूसरी तरफ हेविली आर्म्ड गार्ड खड़े थे। महानूर इस वक्त ट्रेनिंग एरिया के साथ कनेक्टेड एक बड़े से ग्लास रूम में खड़ी थी। रूम का इंटीरियर डार्क एस्थेटिक बेस था। ब्लैक मार्बल फ्लोरिंग, ग्रे वॉल्स और वुडन सीलिंग इस जगह को क्लासिक मगर
बहुत अच्छी लुक दे रही थी। एक दीवार पर मुख्तलिफ किस्म के वाइप्स सजाए गए थे। एक दीवार पर मुख्तलिफ किस्म के वेपन सजाए गए थे, गन्स, नाइफ्स और फाइटिंग स्टिक्स। दूसरी तरफ जाइंट ग्लास वॉल थी जहां से बाहर की खूबसूरती टर्किश वैली नजर आ रही थी। महानूर ने नर्वस होकर एक नज़र सामने खड़े कयान को देखा, जो ब्लैक टी शर्ट और कार्गो पैंट्स में नहायत ही हैंडसम लग रहा था, लेकिन इसे खौफ भी आ रहा था। सुबह से इसे उठाकर यहाँ ले आया था। इस्तफसार करने पर फिर इतना बोला कि ट्रेनिंग। वो भी इसी की तरह ब्लैक टी शर्ट और कार्गो पैंट्स में मलबूस थी। उसने पहले ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने थे, इसलिए नर्वस हो रही थी। रिलैक्स, कयान ने उसे नर्वसनेस को देखते कहा। मैं तुम्हें आर्मी ट्रेनिंग नहीं दे रहा। अल्लाह का शुक्र है, महानूर ने धीरे से बुदबुदाया। कयान के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। आज मैं तुम्हें सिर्फ सरवाइव करना सिखाऊंगा। महानूर की आंखें हल्की सी फैल गई। लेकिन मुझे ये सब क्यों सीखना है जबकि मैं डॉक्टर हूँ? आगे काम आएगा, वो दो टोक लहजे में बोला। कयान धीरे धीरे इसके गिर्द चक्कर लगाता बोला, दुनिया में सबसे डेंजरस चीज़ गन या नाइफ या कोई और वेपन नहीं है। वो इसके सामने रुक गया, बल्कि इंसान की लापरवाही होती है। महानूर गैर इरादी तौर पर सीधी होकर खड़ी हो गई। सबसे पहला रूल। कयान ने टेबल से नाइफ उठाया, कभी पैनिक नहीं करना। और अगले ही सेकंड वो इसके पीछे आया और नाइफ हल्की सी इसकी गर्दन के पास रख दी। महानूर का सांस अटक गया। उसे अपना उसे अपने इतने करीब देखकर महानूर सटपटाई थी और उसकी खुशबू उसके हवासों पर छाने लगी। ये क्या कर रहे हैं आप? ट्रेनिंग। कयान की आवाज़ पुरसकून थी। और अगर रियल सिचुएशन में तुम इतना हिलोगी ना, तो सामने वाला एक सेकंड में तुम्हारी गर्दन काट देगा। महानूर फौरन स्टैचू की तरह सीधी हो गई। गुड। कयान ने इसका एक हाथ पकड़ा। अब ध्यान से सुनो, इसने धीरे से समझाया। जब कोई नाइफ निक पर रखे तो सीधा फाइट बैक मत करना। ये सबसे पहले अटैकर का बैलेंस डिसबैलेंस करो। इसने महानूर का एल्बो पोजीशन करवाया। एक सेकंड के लिए इसका ग्रिप लूज करवाना होता है। अचानक कयान ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। महानूर का हाथ ऊपर गया और इसने रेस्ट को पुश करते हुए इसके साथ ही अपना बॉडी वेट साइड पर शिफ्ट कर दिया। अगले सेकंड नाइफ कयान के हाथों से नीचे गिर चुकी थी। महानूर शौक में इसे देखने लगी। समझी? बिल्कुल भी नहीं। कयान ने आंखें बंद करते गहरी सांस ली। कयान ने दोबारा से नाइफ उठाया। अगेन। इस बार महानूर ने टेक्निक ट्राई की, मगर उल्टा खुद ही बैलेंस लूज कर बैठी। गिरने से पहले कयान ने इसकी कमर को पकड़कर संभाल लिया। कुछ लम्हों के लिए दोनों करीब आ गए थे। महानूर का दिल अजीब तरीके से धड़का था। कयान फौरन से सीधा हुआ। फोकस महानूर। वो शर्मिंदगी से सीधी होकर खड़ी हो गई। कयान ने वो टेक्निक 3 से 4 बार समझाकर प्रैक्टिकल भी करवाया, तब जाकर वो टेक्निक सीख ली और खुशी से उछलकर तालियां बजाने लगी। कयान इसे देखकर मुस्कुराया। तभी रूम में वो चारों आ गए। कयान भाई, आपने बुलाया? वो चारों चहकते हुए बोले। अब गन ट्रेनिंग। ये सुनते ही पीछे खड़े चारों लड़कों के रंग उड़े थे। या अल्लाह! साद ने फौरन से अपना सर पकड़ा। मुझे अब्बू याद आ रहे हैं। हमजा ने फौरन से इसके कंधे पर हाथ रखा। भाई, अगर मैं मर गया तो मेरी PS5 तुम रख लेना। शट अप, जैन ने घबरा कर कहा। कयान भाई सीरियस लग रहे हैं। इहान ने फौरन से एप्पल उठाया और दूर भागने लगा। मैं कवारा मरना नहीं चाहता। लेकिन बाहर खड़े गार्ड्स ने फौरन से इसे पकड़कर वापस ला खड़ा किया। कयान ने बेपरवाही से 4 एप्पल्स उठाए और एक एक करके उनके सर पर रख दिए। भाई प्लीज, हमजा रोनी शक्ल बनाकर बोला। मेरी अभी शादी भी नहीं हुई। किसी ने करनी भी नहीं तुमसे, जैन ने फौरन से कहा। तुम चुप करो। महानूर की हंसी कंट्रोल से बाहर हो रही थी। कयान ने इसके हाथ में गन दे दी। महानूर ने घबराकर फौरन से दोनों हाथों से गन को पकड़ लिया। ये इतनी हैवी क्यों होती है? बिकॉज ये टॉय नहीं है, कयान ने सीधा जवाब दिया। सामने चारों सीधे खड़े थे, मगर उनकी टांगें कांप रही थी। नूर प्लीज। साद ने आंखें बंद की। एप्पल मिस मत करना। मैं यहाँ आया ही क्यों? एहान आसमान की जानिब देखते बोला। या अल्लाह, मेरी तौबा। महानूर हंस हंस कर दोहरी होती जा रही थी। फोकस। कयान उसके पीछे आ खड़ा हुआ। उसने उसके हाथों की ग्रिप ठीक करवाई। गन चलाते वक्त ट्रिगर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारा कंट्रोल होता है। उसकी आवाज़ उसके कानों के करीब गूंजी और उसका हाथ पकड़ा तो महानूर का दिल अजीब सा हुआ था। सांस अंदर। इसकी धीमी आवाज़ गूंजी। महानूर ने गहरी सांस ली। नाउ शूट। बिस्मिल्लाह। धाऊं। और अगले ही सेकंड हमजा की चीख निकली। मैं जिंदा हूँ? एप्पल इसके सर से गिरकर सीधा साद के मुंह पर लगा था।
रूम में एक सेकंड के लिए खामोशी छाई थी, फिर कयान के अलावा सभी ज़ोर ज़ोर से हंस पड़े थे। यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म होती है। अगर आपको एपिसोड अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको किसका किरदार सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।